हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों को जो कि प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं और वो ईपीएस में कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, वो पेंशन से रिलेटेड पेंशन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन में है। और वो हमेशा कन्फ्यूजन इसलिए है कि वो सोचते हैं कि उनको कितना पेंशन मिलेगा और वो कितने साल के बाद पेंशन मिलेगा। तो ये सभी उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो मैं उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपके 58 साल के या 50 साल के बाद जब आप प्राइवेट कंपनी छोड़ते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, तो अगर आपका कंपनी में पीएफ में ईपीएस में कंट्रीब्यूशन है, तो कितने रुपए पेंशन के रूप में आपको मिलेगा 58 साल के बाद। तो पेंशन का जो कैलकुलेशन होता है, यह डिपेंड करता है, यह निर्भर करता है कि आपने कितने साल नौकरी किया, आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, उस मतलब नौकरी करने के दौरान आपने कितना दिन अब्सेंट रहा, और आपका ईपीएस में कितना रुपए जो है आपका मतलब आपका उस समय बेसिक सैलरी क्या रहा है आपका नौकरी करने के दौरान, और रिटायरमेंट के टाइम में आपका बेसिक सैलरी क्या रहा है, और पिछले 60 महीने यानी कि 5 साल में आपका एवरेज बेसिक सैलरी क्या रहा है। इन सभी के जो है बेसिस पे, इस सभी के कैलकुलेशन के बेसिस पे ही आपका जो है वर्तमान पेंशन अमाउंट निकलता है। तो ये अगर आपको पेंशन का कैलकुलेशन करना है तो आपको 3-4 चीज़ों को रखना जरूरी है। सबसे पहले आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या था, आपका डेट ऑफ एग्जिट क्या था, आपने 2014 अगस्त 22 अगस्त 2014 से पहले कितने साल नौकरी किया, और उस पीरियड में आपका एवरेज बेसिक सैलरी का मतलब 60 महीने, पिछले 60 महीने का मतलब जितना साल में सर्विस किया हो उतने 60 महीने में आपका बेसिक सैलरी का औसत क्या रहा है। औसत कैसे निकालेंगे कि पिछले 60 महीने का आपका बेसिक सैलरी ले लेंगे, जोड़ देंगे और उसको 60 से भाग लगा देंगे, तो जो वही आपका एवरेज बेसिक सैलरी निकलेगा वही एवरेज बेसिक सैलरी होता है, पेंशनेबल बेसिक सैलरी होता है। दूसरा कि आपका सर्विस कितने साल है। तो इसमें तो आपको जैसे पता ही है कि आप कम से कम 10 साल सर्विस होना चाहिए पेंशन के लिए एलिजिबल होने के लिए। ये सब कुछ डिटेल्स आपको इसमें बताया जाएगा। आपको दिल थाम के वीडियो को देखना है और जहां समझ में नहीं आए कमेंट करना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको जानना है कि मुझे कितना पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, अगर मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे रिटायरमेंट के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल भाषा में हम लोग समझें, सिंपल कैलकुलेशन अगर समझें, बिल्कुल साधारण कैलकुलेशन, तो वो होता है पेंशनेबल सैलरी गुना पेंशनेबल सर्विस गुण डिवाइडेड बाई 70। यह है पेंशन का बहुत ही साधारण कैलकुलेशन फार्मूला। लेकिन इस फार्मूले में जो है पेंशनेबल सर्विस है, उसका कैलकुलेशन दो हिस्सों में किया जाता है। पहला 1 सितंबर 2014 से पहले, दूसरा 1 सितंबर से लेकर अभी वर्तमान में। 1 सितंबर 2014 से पहले पेंशनेबल सैलरी जो था मैक्सिमम 6,500 रुपये था। 1 सितंबर 2014 से यह बढ़कर 15,000 रुपया हो गया। यदि आप 2014 यानी सितंबर से पहले 5 साल, 6 साल, 7 साल जो भी आपने काम किया है, उस समय यदि आपका बेसिक सैलरी 20,000 है, 25,000 है, या 30,000 है, या 10,000 है, उससे कोई मतलब नहीं है। पेंशनेबल सैलरी में आपको डालना है 6,500। अगर आपका 6,500 से कम है तो वह पेंशनेबल सैलरी में रहेगा। मान लीजिए आपका बेसिक सैलरी 5,000 है, तो आपका बेसिक सैलरी जो है 5,000 रुपया काउंट होगा। यदि आपका बेसिक सैलरी 7,000 या 10,000 है, तो मैक्सिमम 6,500 ही लिखा जाएगा। दूसरा, 2014 सितंबर के बाद आपने कितना साल नौकरी किया। मान लीजिए कि 2014 सितंबर के बाद आपने 5 या 6 साल नौकरी किया, तो 2014 के बाद आपका पेंशनेबल सैलरी अधिकतम 15,000 ही काउंट होगा। मान लिया जाए कि आपका 7,500 बेसिक सैलरी है, तब तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप 7,500 रुपया पेंशनेबल सैलरी पे रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का पेंशनेबल सैलरी 25,000, 30,000, 40,000 ऐसा हो सकता है बेसिक सैलरी। तो वो 25,000 या 30,000 पेंशनेबल सैलरी में कैलकुलेशन नहीं आएगा। वहाँ पे मैक्सिमम 15,000 रुपया रखकर ही कैलकुलेशन करना है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया। पेंशनेबल सैलरी दो हिस्सों में, हम दो टुकड़ों में बांट के फिर पेंशनेबल सैलरी का हम कैलकुलेशन करते हैं। हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा। तो सपोज दैट किसी व्यक्ति ने जनवरी 2010 में किसी कंपनी में ज्वाइन किया और वह 2025 तक नौकरी किया किसी कंपनी में। तो यदि उसका पेंशन का कैलकुलेशन करना हो, सबसे पहले हम 2010 से 2014 के बीच का उसका पेंशन अमाउंट निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2010 से 2014 के बीच उसका टोटल नौकरी सर्विस हो रहा है 5 साल। तो उस समय का पेंशनेबल सैलरी मैक्सिमम 6,500 हम मान लेते हैं।
भले उसका सैलरी बेसिक सैलरी जो है कि 7,500 रुपया है, लेकिन हम मैक्सिमम उस समय के रूल के हिसाब से 6,500 ही मानेंगे। उसको गुणा कर देंगे 5 साल से और भाग लगा देंगे 70 से, तो अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 464 रुपया 28 पैसा। ये हो गए 2010 से 2014 के बीच का टोटल पेंशन अमाउंट। इसके बाद हम क्या करेंगे कि सितंबर 2014 से 2025 के बीच का उसका टोटल सर्विस हो रहा है 10 साल, और एवरेज जो उसका पेंशनेबल सैलरी है, एवरेज पेंशनेबल सैलरी कैसे बनता है, पिछले 5 साल का बेसिक सैलरी का औसत अमाउंट। तो पिछले 60 महीने का आपका बेसिक अमाउंट एक चार्ट बना लेना है और उसका औसत निकाल लेना है, उसका एवरेज निकाल लेना है। जो एवरेज बनेगा 14,000, 14,500, 15,000 जो भी बनता है, लेकिन 15,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 15,000 के नीचे ही रहेगा। अगर 15,000 के ऊपर जाता है तो हम 15,000 मान लेंगे, अगर 15,000 या उसके नीचे रहता है तो आपका वही हम डालते हैं। तो 15,000 यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख लेता हूँ। 15,000 गुने यहाँ से सर्विस हो रहा है उसका 10 साल, तो उसको गुणा कर देंगे 10 साल से और भाग लगा देंगे 70 से, तो अमाउंट बन रहा है 2142 रुपया 85 पैसा। अब हम क्या करेंगे, इधर के 10 साल का जो 2142 रुपया हो रहा है वो प्लस आपका वो 464 रुपये जो पिछले 5 साल का बन रहा है, वो टोटल 15 साल में आपको बन रहा है कितना, 2607 रुपया। ये हो गया अप्रॉक्सीमेट पेंशन अमाउंट। लगभग इतना ही पेंशन मिलेगा इस पीरियड से इस पीरियड में काम करने वाले। इसी तरह से आप भी अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि आप 2014 से पहले ज्वाइन किया है तो आप 2 पार्ट में 2 भागों में आपको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। यदि आप 1 सितंबर 2014 के बाद किसी कंपनी में ज्वाइन किए हैं तो आपका कैलकुलेशन एक ही लाइन में हो जाएगा। आपका अभी करंट बेसिक सैलरी जो है 15,000 गुने आपका टोटल सर्विस और डिवाइड कर देंगे 70 से। अब 15,000 का मतलब मैं 15,000 इसलिए ले रहा हूँ कि लगातार आपने अगर हर महीने जो है ड्यूटी किया हो, एब्सेंट नहीं हुआ है, तो अगर आप किसी कंपनी में एब्सेंट काम कर रहे हैं, एब्सेंट है, आपका एनसीपी डेज लगा दिया गया है, तो सर्विस वहाँ पे काउंट कम हो जाता है। तो 10 साल में सर्विस कम हो जाएगा वो, तो वो माइनस कर लेना है। और दूसरा कि अगर आप एब्सेंट होते हैं तो आपका उस समय बेसिक भी कम रहता है, यह ध्यान रखना है। तो मैं तो ऐसा समझाने के लिए 15,000 लिया हूँ, लेकिन आपको करना क्या है, पिछले 60 महीने का बेसिक सैलरी आपके ईपीएफ के पासबुक में दिखता है, वहाँ से नोट डाउन करना है, उसका एवरेज निकालना है, सबको जोड़ के डिवाइड बाई जो जितना महीना है उतना 60 महीने कर देंगे तो आपका एवरेज बेसिक सैलरी निकल जाता है। वो बेसिक सैलरी यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपको कितने साल आपने सर्विस किया उसमें से एनसीपी डेज माइनस कर देना है। जितना दिन आपने काम नहीं किया, एब्सेंट है, जितना दिन का कंपनी ने ईपीएस में कंट्रीब्यूशन जमा नहीं किया है, वो डेज माइनस कर देना है और उसके बाद आपको जो है पेंशनेबल सर्विस आ जाता है। पेंशनेबल सर्विस से मल्टीप्लाई करके 70 से भाग कर देंगे तो आपका अमाउंट निकल जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो समझ में आई होगी। में मिनिमम पेंशन 1,000 रुपया और मैक्सिमम 7,500 रुपया का जो सीलिंग कर दिया गया है उसका फिक्स है। इसके ना तो इससे ज़्यादा मिल सकता है और ना इससे कम मिल सकता है। मतलब 1,000 रुपया मिनिमम और मैक्सिमम 7,500 रुपया आपका पेंशन अमाउंट बनता है। मैक्सिमम 7,500 इसलिए बनता है कि मैक्सिमम का अमाउंट 15,000 फिक्स कर दिया गया है। इसके लिए 15,000 के ऊपर आपका बेसिक कैलकुलेशन होगा ही नहीं, तो 7,500 के ऊपर जाता नहीं है। इसलिए अभी मैक्सिमम पेंशन का अमाउंट 7,500 रुपया और मिनिमम 1,000 रुपया अभी रखा गया है, फिक्स किया गया है। वैसे आप पेंशन का अमाउंट 50 साल पूरा होने पे विड्रॉल कर सकते हैं उसमें से अमाउंट, लेकिन उससे आपको भारी नुकसान होता है। उसमें लगभग हर बार जो है 4% के जो एवरेज रेशियो से, मतलब हर सालाना 4% के हिसाब से उसमें से रिड्यूज होता रहता है, कम होता रहता है 58 साल तक। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने अगर 51 साल पे पैसा उठाया तो और 58 साल की एज तक जो 7 साल पहले आपने उठा रहा है, तो आपको लगभग 28% कम पेंशन अमाउंट मिल सकता है। तो ये तो रहा आपका पेंशन का पूरा कैलकुलेशन। अगर आपको इसका समझ में नहीं आया होगा कैलकुलेशन तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपको ये जो है वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा, हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।